हेलो दोस्तों, स्वागत है इटर्नल एक्सप्लेनर पर। आज हम रेवरेंड इंसैनिटी का चैप्टर 6 एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अंदर का एपर्चर बड़ा ही रहस्यमय और अनोखा था। ये फेंग युआन के शरीर के अंदर मौजूद था, लेकिन फिर भी उसके अंगों के साथ एक ही जगह साझा नहीं करता था। कहा जा सकता था कि ये अनंत रूप से बड़ा भी है और साथ ही अनंत रूप से छोटा भी। कुछ लोग इसे पर्पल प्रीफेक्चर कहते हैं, कुछ इसे चाइनीज पूल कहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसे प्राइमीवल सी एपर्चर के नाम से जानते हैं। पूरा एपर्चर गोलाकार था और इसकी सतह पर सफ़ेद लाइट की एक परत बह रही थी, जैसे किसी ने उस पर हल्की परत चढ़ा दी हो। ये वही लाइट थी जो होप गू के पटने से निकली थी। ये पतली लाइट की झिल्ली एपर्चर को सहारा दे रही थी ताकि वो ढह न जाए। और एपर्चर के अंदर स्वाभाविक रूप से प्राइमीवल सी मौजूद था। उस समुद्र का पानी बिल्कुल दर्पण जैसा चिकना था। उसका रंग हरा नीला था, लेकिन पानी बहुत गाढ़ा और तांबे जैसी चमक वाला था। सिर्फ रैंक 1 गू मास्टर ही इस हरे तांबे जैसी प्राइमीवल एसेंस को बना सकते हैं, जिसे ग्रीन कॉपर सी कहा जाता है। समुद्र का स्तर एपर्चर का आधा भी नहीं भर पाया था। ये सिर्फ 44% तक ही था। यही सी ग्रेड प्रतिभा की सीमा थी। उस समुद्र की हर एक बूंद शुद्ध प्राइमीवल एसेंस थी, जो फेंग युआन की ऊर्जा, जीवन शक्ति और आत्मा का संक्षेपण थी। ये उसके 15 साल की जीवन क्षमता का संचय था। यही प्राइमीवल एसेंस गू मास्टर्स अपने गू को पालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब था कि अब फेंग युआन औपचारिक रूप से रैंक 1 गू मास्टर की राह पर कदम रख चुका था। एपर्चर खुलने के बाद होप गू अब उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर रहे थे। फेंग युआन ने खुद को संभाला और महसूस किया कि उसके सामने दबाव दीवार की तरह ठोस था। वो अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी जैसा ही। तुम आगे नहीं जा सकते? नदी के उस पार से अकेडमी एल्डर ने थोड़ी उम्मीद भरी आवाज में चिल्लाकर पूछा। फेंग युआन ने बिना बोले पीछे लौटकर अपने कदमों से ही जवाब दे दिया। अब तो किशोर लड़के लड़कियां भी समझ गए। भीड़ में अचानक शोर मच गया। फेंग युआन सिर्फ 27 कदम ही चला तो वो बस सी ग्रेड प्रतिभा वाला निकला। अविश्वसनीय, इतना जीनियस लड़का और सिर्फ सी ग्रेड। भीड़ में हलचल फैल गई। बड़े भाई, उनमें से गुइशक मिंजेंग ने ऊपर देखा। फेंग युआन को नदी पार लौटते हुए देखकर वो हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका अपना भाई बस सी ग्रेड है। वो हमेशा मानता था कि उसका बड़ा भाई ए ग्रेड का होगा। सिर्फ वही नहीं, उसकी मौसी, मामा और पूरे कबीले के लोग भी यही सोचते थे। पर नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। धत, वो सिर्फ सी ग्रेड है। गुयुए क्लैन हेड ने दोनों मुट्ठियां भींच लीं। गहरी सांस लेते हुए उसकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट झलक रही थी। अंधेरे में देख रहे एल्डर्स की प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। कोई भौहें चढ़ा रहा था, कोई धीरे से बातें कर रहा था, कोई आह भरते हुए ऊपर देख रहा था। क्या नतीजा गलत हो सकता है? नहीं, ये तरीका इतना सटीक है कि शक की कोई गुंजाइश नहीं। ऊपर से हम सब देख भी रहे थे। धोखा देना लगभग असंभव था। लेकिन उसकी पहले की चालाकी और समझदारी को कैसे समझाओगे? जिन युवाओं का प्राइमीवल सी बेहतर होता है, वो सचमुच सामान्य से अलग गुण दिखाते हैं, जैसे समझ, याददाश्त, ताकत, चपलता और बहुत कुछ। लेकिन इन सबका मतलब ये नहीं कि उनका प्राइमीवल टैलेंट भी ऊंचा ही होगा। असली फैसला तो नतीजों से ही होता है। हाय, जितनी बड़ी उम्मीदें होती हैं, उतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। गुयुए कबीले की ये पीढ़ी अब पहली पीढ़ी जैसी नहीं रही। फेंग युआन के मोजे नदी के ठंडे पानी से भीग चुके थे। ठंड उसके शरीर में चुभ रही थी। वो भावहीन चेहरे के साथ चलता रहा, भीड़ के और करीब आता गया। उसने साफ देखा कि एकेडमी एल्डर का चेहरा भारी था और 100 से अधिक युवाओं की नजरें उस पर जमी हुई थीं। इन नज़रों में हैरानी भी थी, तिरस्कार भी, उपहास भी, मज़ा लेने वाली निगाहें भी और कुछ उदासीन भी। ये वही स्थिति थी जिसने उसे उसकी पिछली जिंदगी की याद दिला दी। उस समय उसे लगा था जैसे आसमान टूट पड़ा हो। जब वो नदी पार कर रहा था, उसका पैर फिसल गया और पूरा शरीर भीग गया। वो बिल्कुल खो गया था। कोई उसे उठाने नहीं आया। वो ठंडी और निराश आंखें जैसे तेज चाकू थीं, जो उसके दिल को छलनी कर रही थीं। उसका दिमाग बिखरा हुआ था, सीने में तेज जलन थी, जैसे वो बादलों से गिरकर जमीन पर आ पड़ा हो। जितना ऊंचा उड़ो, गिरने पर उतनी ही चोट लगती है। पर इस जीवन में वही दृश्य फिर से दोहराया गया, लेकिन फेंग युआन का दिल शांत था। उसे वो लेजेंड याद आया, जब मुसीबत आए तो अपना दिल होप को सौंप दो। और आज वही होप उसके भीतर था। छोटा ही सही, लेकिन उन लोगों से तो बेहतर था जिनके पास बिल्कुल भी प्राइमीवल टैलेंट नहीं था। अगर लोग डिसअपॉइंटमेंट महसूस करें तो करें, वो क्या कर सकते हैं? दूसरों की डिसअपॉइंटमेंट का मुझसे क्या लेना देना? सबसे जरूरी है कि मेरे दिल में होप मौजूद रहे। 500 साल का जीवन उसे सिखा चुका था कि इंसान के जीवन में सबसे दिलचस्प चीजें तब होती हैं जब वो अपने सपनों का पीछा करता है। दूसरों की खुशी या डिसअपॉइंटमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं। अपना रास्ता खुद चलो, बाकी लोग चाहे नाराज हों या नाखुश, उन्हें होने दो। हाय, एकेडमी एल्डर ने गहरी सांस छोड़ी और पुकारा, अगला गुयुए फांगजेंग। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गुयुए फांगजेंग, एल्डर ने फिर पुकारा। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी। आहा, मैं यहाँ हूँ।
फैंग जिंग अचानक होश में आया और जल्दी जल्दी दौड़ा, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से गिर पड़ा, सिर टकराया और सीधा नदी में जा गिरा। तुरंत ही गुफा हंसी से गूंज उठी। फांग भाइयों में कुछ खास नहीं, गुयो क्लैनहेड ने उपेक्षा से कहा, फांग जेंग पर झुंझलाहट दिखाते हुए। ये तो बड़ी शर्म की बात है। फांग जेंग पानी में हाथ पांव मार रहा था। नदी की तली बहुत फिसलन भरी थी, वो ठीक से उठ नहीं पा रहा था। जितनी कोशिश करता उतना ही और हास्यास्पद लगता। हंसी की आवाज़ें सुनकर उसका दिल और घबराने लगा। तभी अचानक उसे एक जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। किसी ने उसे ऊपर खींचा और उसका सिर पानी से बाहर आ गया। उसका शरीर संभल गया। उसने घबराकर चेहरा पोंछा और देखा, ये उसका बड़ा भाई फैंग युआन था, जिसने उसके कॉलर को पकड़कर उसे खड़ा कर दिया था। बड़े भाई, उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन पानी गले में चला गया और वो खांसने लगा। हाँ, फैंग परिवार के मुश्किल बड़े और छोटे भाई। किनारे से कोई हंस पड़ा। हंसी और तेज हो गई, लेकिन अकेडमी एल्डर ने रोकने की कोशिश नहीं की। उसका चेहरा और गहरा हो गया था, डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ। फैंग जेंग बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे। तभी उसने अपने भाई को कहते सुना, चलो आगे बढ़ो, आने वाला रास्ता बड़ा दिलचस्प होगा। फैंग जेंग हैरान रह गया। फैंग जेंग भीड़ की तरफ पीठ करके खड़ा था, इसलिए लोग उसका चेहरा साफ नहीं देख पाए, लेकिन फैंग जेंग ने महसूस किया कि उसके भाई से गहरी शांति झलक रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसमें गहराई और सोच छिपी थी। ये तो साफ सी ग्रेड प्रतिभा है, लेकिन बड़ा भाई इतना शांत कैसे है? फैंग जेंग सोच में पड़ गया। उसका दिल सवालों से भर गया, लेकिन फैंग युआन ने और कुछ नहीं कहा। उसने भाई की पीठ थपथपाई और मुड़कर चल पड़ा। फैंग जेंग हैरानी में डूबा सा फूलों के समुद्र की ओर बढ़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बड़ा भाई इतना शांत होगा। अगर मेरी जगह होता तो? उसने सिर झुका लिया, बेख्याली में कदम बढ़ाता गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो एक चमत्कारिक दृश्य रच रहा है। जब उसे होश आया, तब तक वो फूलों के समुद्र में गहराई तक पहुंच चुका था, जहां और कोई नहीं पहुंच पाया था। 43 कदम। ओ भगवान, अ ग्रेट प्रतिभा! अकेडमी एल्डर चीख पड़ा, जैसे पागल हो गया हो। अ ग्रेट, सचमुच अ ग्रेट! 3 साल बाद आखिरकार गुयू कबीले में अ ग्रेट का जीनियस पैदा हुआ है। अंधेरे में छिपे एल्डर्स भी अपनी भावनाएं काबू ना रख पाए और जोर जोर से चिल्ला उठे। ठीक है, फैंग खून हमारी ची ब्लड लाइन से निकला है, इसलिए हम ची परिवार इस गुयुए फैंग सेंग को अपनाएंगे, गुयुए चिलियान ने तुरंत घोषणा कर दी। कैसे मुमकिन है? बूढ़े चिलियान, तुम्हारी नीयत और योग्यता भले ही खराब हो, लेकिन छोटे लड़कों को बहकाने में तुम उस्ताद हो। इस बच्चे को पालने का हक मुझे है, गुयुए मोचेन को। गुयुए मोचेन गरज पड़ा। चुप रहो। इस बच्चे को पालने का सबसे बड़ा हक सिर्फ मौजूदा क्लैनहेड का है। जिसे कोई ऐतराज है वो मुझसे